जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लंदन में नून लीग की अहम मीटिंग्स के अंदर ये फैसला किया गया कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव का जो बयानिया है उसको लेके आगे नहीं चला जाएगा, उसको बिल्कुल अब हम साइड पे कर देंगे। और कुछ दिन पहले जो आप सुन रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नून लीग बयानात दे रही थी गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जनाब जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज हमीद साहब का एहतसाब होना चाहिए, कुछ जज साहिबान का भी वो नाम ले रहे थे। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि जनाब इस बयानिए को बिल्कुल हम पीछे छोड़ देंगे। ये फैसला क्यों किया गया वो असल खबर है, लेकिन थोड़ी सी मैं ये तफसीलात पहले आपको बताता हूं, फिर हम उस तरफ भी आते हैं। अच्छा, ये खबर है सामने जी, जियो की खबर है। इसके मुताबिक लंदन में नून लीग की अहम मीटिंग्स, एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। अब ये क्यों ऐसा फैसला किया गया? अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो मियां साहब ने एक तकरीर की थी और उसके अंदर एहतसाब की बात की थी। फिर यहाँ पे भी उनके लीडरान इस किस्म की बातें करते रहे, इस किस्म के बयानात देते रहे। अब ये अचानक ऐसा क्या हुआ? देखें, मियां साहब ने तो वो बात कर दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जहां तक एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बात है, मियां साहब कोई मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर वो कोई इल्जाम लगाएं, या मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उनके ऊपर वो कोई इल्जाम लगाएं। उन्होंने एक कैलकुलेटेड किस्म का बयानिया बनाया कि जो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट है, जो जा चुकी है, जो अब आगे से कोई जवाब नहीं दे सकते, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको टारगेट किया जाए और उससे जो है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जनाब के इन्होंने ये बयानिया, इस बयानिए से वो हट रहे हैं? इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात लोग आपको बता रहे हैं कि कहीं से उनको मैसेज गया कि जनाब ये ना करें, वो ना करें, ऐसे करेंगे तो मसाइल होंगे, वैसे करेंगे तो मसाइल होंगे। वो चीजें यकीनन हो सकती हैं, किसी की कोई खबर हो तो वो अपनी खबर का खुद जिम्मेदार है। लेकिन मेरा जो इस हवाले से मौकिफ है, जो मेरा इस हवाले से तजिया है, वो ये है कि ये फैसला किया क्यों गया? ये फैसला इसलिए किया गया है कि इनकी जो ग्राउंड पे मकबूलियत है वो ना होने के बराबर है। जब आप किसी को टेक ऑन करते हैं, जब आप किसी के साथ टकराव करते हैं, तो फिर आपको पहले ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपकी अपनी ताकत क्या है। इनको जो ग्राउंड रियलिटीज बताई गई हैं कि आपकी हालत तो ये है कि आप तो साद रिजवी से भी कम पॉपुलर हैं, आप तो शाह महमूद कुरैशी से भी कम पॉपुलर हैं, आप तो परवेज अलाई साहब के मुकाबले में भी इलेक्शन इस वक्त नहीं लड़ सकते, आप उनसे भी कम पॉपुलर हैं। सर्वे इस किस्म के आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रात से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हुई है, जो बुनियादी वजह है इन लोगों के जो टकराव का बयानिया उससे हटने की। वो बुनियादी वजह, वो समझने की चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। उस वीडियो के अंदर इनकी जमात के कोई लीडर मियां साहब के इस्तकबाल की बात कर रहे हैं। कोई मुकामी लीडर हैं, वो हल्का एनए गालिबन 133 कह रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं उसके नीचे 2 पीपियां भी आती हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली की 2 सीट्स होती हैं, उसको वो कह रहे हैं 2 पीपियां भी नीचे आती हैं। तो उधर वो खिताब करते हुए कह रहे हैं कि मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जो ज्यादा बंदे लेके आएगा उनको 2 होंडा 125 मिलेंगे। जी हाँ जी, 2 होंडा 125 मिलेंगे। जब आपकी सियासत होंडा 125 की मरहूने मिन्नत हो ना, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से टकराव का बयानिया नहीं बना सकते। तो ये आपकी ग्राउंड रियलिटी है, ये आपकी ग्राउंड पे सिचुएशन है कि बंदों को इस तरीके से कायल किया जा रहा है कि मियां साहब के इस्तकबाल के लिए आप आएंगे, जो ज्यादा वहां पे ड्यूटी देगा उसको जनाब होंडा 125 हम देंगे। इसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है कि अगर चीजें इस नहज पे आ गई हैं तो फिर आप छोड़ दें। और हर बहुत सारी जगहों पे ये वीडियो आपको मिलेगी, बड़ी ये वायरल हुई हुई वीडियो है। तो ये वो बुनियादी वजह है कि ये इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी किस्म की। इन्होंने तो बैसाखियों के बल पे आना है, इन्होंने तो बैसाखियों के बल पे सियासत करनी है। मियां साहब तो आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक तो वो जहाज से गिरफ्तार हो जाएंगे। कल एतजाज अहसन साहब ने भी इसी हवाले से गुफ्तगू की, वो भी ये कह रहे थे कि उनको तो आइन और कानून इस हवाले से बिल्कुल वाजे है, ना वो कोई जलसा कर सकते हैं, ना वो किसी जुलूस में जा सकते हैं, तो उनको वो तो फौरन गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार क्यों होंगे? उसकी आइनी और कानूनी वजूहात भी उन्होंने बताई कि जनाब वो सबको पता है कि सजा याफ्ता हैं और वो कितने दिनों के लिए गए थे, अदालत में क्या कह के गए थे। तो इस वजह से ये चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से इस वक्त वो टकराव की सियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और उनको पता है कि हमने अपनी होंडा 125 के जरिए अपना निजाम चलाना है, अपनी सियासत चलानी है। पहले बिरयानी की प्लेटें होती थी, अब होंडा 125 की बातें की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर आ रहा है। आप ये 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, 1 महीने से कह रहे हैं कि जनाब हमने 21 तारीख को वहां पे जाना है, जलसा करना है,
होंडा 125 देने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, पूरा महीना तैयारी लें, होंडा सिटी भी दें, होंडा 125 भी दें, देखें वहां पे कितनी आवाम आती है। उसके बाद आप दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप उनको 24 घंटे का टाइम दें और आवाम को कहें कि जनाब 24 घंटे के बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे मीनार पाकिस्तान पे, जिसने आना है वो आ जाए, जिसने नहीं आना वो ना आए। तो फिर आप देखेंगे कि लोग किस तरह आएंगे। अब ये नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं तो आज से 5 साल बाद भी वो बहुत मकबूल होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त उनकी जमात और उनकी जो शख्सियत है वो ज्यादा मकबूल है, और नवाज शरीफ साहब की जो हालत है, उनकी जमात की जो हालत है, वो सबके सामने है कि होंडा 125 देने की बातें हो रही हैं और इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं। और फिर जो मौशी फ्रंट है, अब ये भी खबर में लिखा है, जो जियो की खबर है कि जी मईशत के ऊपर वो कंसंट्रेट करेंगे, जो मईशत का बयानिया उसको लेके आगे चलेंगे। तो उस बयानिए के अंदर है क्या, उसमें क्या है, 16 माह के दौरान क्या कुछ ऐसा हुआ जिसको जाके अवाम के सामने रखा जा सकता है और उसके नाम पे या उस चीज के ऊपर अवाम से वोट मांगा जा सकता है। देखिए, अगर आप खबर के अंदर पढ़ें, जराए ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया गया है। और खबर में लिखा है कि जी जराए के मुताबिक मीटिंग्स में इत्तेफाक किया गया है कि पार्टी मुस्तकबिल में मौशी एजेंडे पर फोकस करेगी और इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। तो वो कौन सा मौशी एजेंडा है, ठीक है, जो आके अवाम के सामने रखा जाएगा? बोलूंगा, क्या इसाक डार साहब के पास कोई मौशी प्लान नहीं था, कोई मौशी एजेंडा नहीं था? मियां साहब ने उनको भेजा था, सारी टीम तो उनकी इधर ही थी 16 माह के दौरान। तो ये वो बुनियादी चीज है कि इस वक्त इनको पता है कि अवाम में हम पहले ही इतने गैर मकबूल हैं और इसी वजह से उनकी ये एक तरह से ख्वाहिश है कि जनाब तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, उनके ऊपर एंटी रियासत होने का या मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम जो है उसके तहत उनको किसी तरीके से सियासत से अलग किया जाए, उनको सियासत में हिस्सा लेने की जो है किसी किस्म की इजाजत ना दी जाए। और वो ये कहते थे ना कि जब तक ये जेल नहीं जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, जब तक इतने मुकदमे नहीं होंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस चीज का उनको पहले भी इदराक था और अब हालिया दिनों में बिल्कुल बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल गया, जो सर्वेज वगैरह हुए हैं, कि हमारी क्या पोजीशन है और हमारी जमात की क्या पोजीशन है। तो इसी वजह से ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जनाब ये किसी किस्म की टकराव की सियासत करें। टकराव की सियासत वो करता है जिसके पीछे अवाम का वोट होता है, जिसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो इस वक्त बड़ी वजह जो है ना, वो जो कहा जा रहा है कि जनाब अल्लाह पे मामलात छोड़ दिए हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेर तामीर इनका बयानिया है, रोज इनका बयानिया चेंज होता है। लेकिन एक जो इनकी गुड लक है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज फिर कहूंगा कि इनका जो सपोर्टर है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो स्ट्रीट पे हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, वो जनाब हर बदलते बयानिए के साथ ना बिल्कुल उसी शदोमत के साथ वो उसका दिफा भी कर रहा होता है और उसको बेहतरीन पॉलिसी करार दे रहा होता है। लेकिन ये खुशकिस्मती चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। जिस दिन उन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और जिस दिन उन्होंने जिस नहज पे वो अपने बयानिए को ले गए, इदारों के साथ उनका जिस किस्म का रहा, जिस किस्म का एक तरह से हमने टकराव देखा, एक तरीके से उन्होंने तनकीद की, अब अचानक अगर वो अपना बयानिया बदल देंगे और बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनका वोटर सपोर्टर बड़ी तादाद में उनको डिच कर देगा। अच्छा, एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है। अजहर मिशवानी साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो खुद भी काफी अरसा लापता रहे, आपको पता है कि फिर वो बाजियाब हुए थे। अब उनके जो भाई प्रोफेसर जहूर मशवानी जो 144 दिन से लापता थे, वो घर पहुंच गए हैं और उन्होंने इस हवाले से ट्वीट की और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। इससे पहले हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब भी बाजियाब हो गए हैं, अब अजहर मशवानी साहब के जो भाई हैं वो भी अपने घर पहुंच गए। तो ये एक अच्छी खबर है उनके खानदान के लिए, उनको और उनके खानदान को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्ट की है। दाखिली मौशी अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार भी SIFC के हवाले। वो जो स्पेशल एक फैसिलिटेशन कौंसिल बनाई थी पिछली हुकूमत ने, जिसमें फौज की क्यादत भी है, सिविलियन क्यादत भी है और मुल्क के मौशी हालात को बेहतर करने के लिए बनाई गई थी वो कौंसिल। और ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल हैं, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी फंसा देती है चीजों को, तो चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए ये कौंसिल बनाई गई। अच्छा, अब इसके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, एक्सप्रेस न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब जो दाखिली मौशी जो अमूर हैं उनका फैसला भी यही कौंसिल करेगी। ये कुछ थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। ये खबर जो रिपोर्ट हो रही है उसमें कहा गया है कि जी SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5वें इजलास का एजेंडा गैर मुल्की
سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس اجلاس میں داخلی معاملات بھی زیر بحث آئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ SIFC کا مینڈیٹ اب صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کی معاونت تک محدود نہیں ہے۔ جی ہاں جی، اب اس کی جو اجلاس ہوا اس میں جو معاملات زیر بحث آئے، اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو داخلی معاملات ہیں، جو داخلی معاشی معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی اب یہ کونسل نظر رکھ رہی ہے، ان کے حوالے سے بھی فیصلے کر رہی ہے۔ ایکسپریس نیوز کی خبر میں آگے رپورٹ کیا گیا ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ کا حامل یہ فورم اب وزارتوں کی کارکردگی، سرمایہ کاروں اور حکومتی اداروں کے درمیان تنازعات کا تصفیہ، مختلف سیکٹرز کو گیس کی الاٹمنٹ، مختلف شہروں میں واٹر سپلائی کی اسکیموں، گردشی قرضوں کا بندوبست اور آئل سمگلنگ کو روکنے کا بھی اختیار اب اس فورم کے پاس ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک سینئر پاکستانی حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ کراچی اور لاہور میں آرمی چیف کی جو مقامی سرمایہ کاروں سے حالیہ ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس میں تاجروں نے ان کو بتایا تھا کہ جب تک معاشی طور پہ مقامی سطح پہ جو آپ کا معاملات ہیں ان کو بہتر نہیں کیا جائے گا تو بیرونی جو سرمایہ کاری ہے وہ نہیں آ سکتی، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے۔ اور اس کے بعد یہ پھر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مقامی معاشی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی یہ کونسل توجہ دے گی۔ ایک اور آفیشل کا کہنا تھا کہ جی جب تک مقامی سرمایہ کار مطمئن نہیں ہوگا تب تک باہر سے کوئی بڑی سرمایہ کاری آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کا SIFC کا بڑھتا ہوا دائرہ کار سول حکومت کے اختیارات کو مسدود کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک صوبے کے چیف سیکرٹری نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے۔ اچھا، اب یہ کونسل ہے جو پچھلی حکومت بنا کے گئی تھی، وہ جو ٹکراؤ کے بیانیے والے جو اب کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے ٹکراؤ کا بیانیہ ترک کر دیا کہ عمران خان کے دور میں ہر چیز پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب یہاں پہ فوج کا کردار کیوں ہے، وہاں پہ فوج کا کردار کیوں ہے، لیکن ان کے اپنے بیانیے کا تضاد یہ جو کونسل انہوں نے بنائی اس سے خود ظاہر ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے اس کے اوپر ایک چیف سیکرٹری نے ایک اعتراض وغیرہ بھی کیا کہ سیولین جو حکومت ہے اس کے اختیارات جو ہے مسدود ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، رک رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی اس کے اوپر یہ ہائیبریڈ کہیں گے نہ کچھ اور کہیں گے۔ باقی جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ 16 مہینوں کے دوران بھی بہت ساری بہتری لائی جا سکتی تھی، اس دوران تو شہباز حکومت اور زرداری حکومت نے کوئی فارمولہ قوم کو نہیں دیا۔ اب جو ہے کچھ چیزوں میں بہتری آئی ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، پٹرول کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے جو اچھی بات ہے، لیکن نگران حکومت نے پہلے جتنا پٹرول بڑھایا اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پر اچھی چیز یہ ہے کہ اب یہ اس کو نہ ہائیبریڈ نظام کہتے ہیں نہ اس کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے بیانیوں میں کتنا زیادہ تضاد ہے۔ تو وہ جو ایک ٹرم بنائی گئی ہے نا کہ زیر تعمیر بیانیہ، تو اب ان کا یہ جو بیانیہ ہے یہ زیر تعمیر ہے، یہ کہاں پہ جا کے رکے گا، کہاں پہ اگلے دن یا 4 ہفتوں کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد یہ بیانیہ کدھر ہوگا وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا، لیکن یہ زیر تعمیر بیانیہ ہے، اس کو آپ یو ٹرن نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ یو ٹرن ہے تو یہ یو ٹرن نہیں، وہ جو یو ٹرن ہے وہ مخصوص اور محدود ہے صرف ایک شخصیت تک۔ اگر ان کی تھوڑی سی بھی بات میں کہیں پہ بھی کسی قسم کی بھی ایسا شائبہ بھی ملے کہ شاید یہ پچھلی بات سے تھوڑی سی مختلف ہے تو وہ یو ٹرن ہوتا ہے، یہ یو ٹرن نہیں ہے، ان کا یہ جو ہے نا زیر تعمیر بیانیہ ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔